CG Board Class 10 Science Chapter 12 Magnetic Effects of Electric Current। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए हैं, तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हो तो एक बार पहले एक्सप्लेनेशन देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे आना। सबसे पहले आपका दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिटरमाइन। जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का शेप, या उसका डायरेक्शन, या उसका इंटेंसिटी, या फिर उसका इंटेंसिटी और डायरेक्शन दोनों। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल टू द कंडक्टर। मतलब ये है कि जो आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे वो कैसे होंगे? कंडक्टर के पैरेलल होंगे, या परपेंडिकुलर होंगे, या फिर कंसेंट्रिक सर्कल होंगे कंडक्टर के चारों तरफ, या फिर वो स्टार्ट होंगे रेडियली वायर के एंड से। तो हम लोग देखे थे एक्सप्लेनेशन में कि जब भी कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब वो जो एक दूसरे को कहीं से भी क्रॉस करके नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइन्स ऑफ फोर्स इन कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर। नेक्स्ट है आपका, ए सोलेनॉइड हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट विच इज। एक जो भी सोलेनॉइड होता है उसके जो भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं? हर एक पॉइंट पे सेम होते हैं। तो आप आंसर ऑप्शन बी को रख देना। डिफरेंट नहीं होंगे, जीरो भी नहीं होगा, सेम होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिना टू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस काम आता है? तो मैटर को चार्ज करने के लिए, या फिर रोटेट करने के लिए कॉइल को, या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कॉइल में, या फिर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने के लिए कॉइल में, या फिर मैग्नेट मूव करने में, ऐसा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसा नेम से दिख रहा है इंडक्शन, तो वो इंड्यूस्ड फोर्स क्रिएट करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग। इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए जनरेटर का रिक्वायरमेंट है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आप जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था उस पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट था, एक डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो आपका जनरेटर हो गया। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। और जो मैक्सवेल्स लेफ्ट हैंड रूल है, इसी को ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बोलते हैं। तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन बताता है। ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को बताया था? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है ये दिया था माइकल फेरेडे ने। ये जो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हमेशा इनके साथ ही जोड़ा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइकल फेरेडे गिव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोस इन इट, विच साइंटिस्ट फॉर्म फर्स्ट कन्फर्म्ड दिस फिनोमिना। तो जब भी कभी करंट फ्लो होता है ना किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम इस फिनोमिना को कंफर्म करने वाले थे H.C. ऑस्टर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा H.C. ऑस्टर्ड कन्फर्म दिस फिनोमिना। आप चाहो तो पहले ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, उसके बाद फिर आप ये कंटिन्यू कर देना। देन आपको कोई भी 3 अप्लायंसेस बताने हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। इसके अलावा आप दूसरे अप्लायंसेस भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। देन आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको लिखना है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या था? स्ट्रेच करना है थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर अपने राइट हैंड का, इस तरह से कि वो तीनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। उसके बाद जब आप इस तरीके से स्ट्रेच करोगे तो आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को इंडिकेट कर रहा है। जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रहा है। और आपका जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बताएगा। तो ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ये ज़रूर याद करना इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट उसके बाद में 3 वेज इन विच मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी 3 तरीका आपको बताना है। तो एक परमानेंट मैग्नेट से, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर से, तीसरा करंट कैरिंग कॉइल या फिर जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं उससे। ये 3 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन, हाउ डज अ सोलेनॉइड एक्ट एज अ मैग्नेट। एक सोलेनॉइड मैग्नेट के जैसे कैसे बिहेव करता है और क्या उसके हेल्प से हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब बार मैग्नेट के हेल्प से सोलेनॉइड का नॉर्थ और साउथ पोल हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको लेसन के एक्सप्लेनेशन में बताई थी कि सोलेनॉइड क्या होता है, कॉइल्स को ऐसे एकदम पास पास अरेंज करके रखते हैं। तो ये जब एक तरह से पूरा जब साथ में अरेंज रहता है ना, ये कॉइल इतने पास पास होते हैं कि ये बिल्कुल एक आपको बार मैग्नेट के जैसे वर्क करने लगता है। तो जब करंट फ्लो होता है इस सोलेनॉइड से तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसे, और इसका जो एक एंड है वो नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा साउथ पोल बन जाता है। तो इस तरह से सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेट के जैसे वर्क करता है। अब इसका नॉर्थ और साउथ पोल हम लोग बार मैग्नेट की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। पहले आपको एक बार मैग्नेट लेके आना पड़ेगा इसके माउथ के पास में, मतलब इसका जो एंड कॉर्नर है ना इसके पास में। तो जहाँ पे जैसे हम लोगों को पता है कि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर के आए हो इस डायरेक्शन में और वहाँ पे वो अट्रैक्ट हो गया, दैट मीन्स ये साउथ पोल होगा सोलेनॉइड का। अगर रिपेल हो गया दैट मीन्स ये नॉर्थ पोल होगा। तो वैसे करके हम लोग इसका जो पोल है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। एक पता चल गया तो दूसरा तो हम लोग बना ही लेंगे। देन आपका 9th क्वेश्चन है, राइट 3 चीफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के कोई भी 3 प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको लिखने हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद में जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। ये 3 चीफ प्रॉपर्टीज हो गए मैग्नेट के। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन, व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और उसके 3 मेन प्रॉपर्टीज आपको लिखने हैं। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेट के चारों तरफ उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो ये क्लोज लूप के फॉर्म में रहता है, ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे एंटर करता है। बाहर में ना मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेगा, और अंदर में अगर देखेंगे तो साउथ से होके नॉर्थ के तरफ जाता है। उसके बाद में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जब पास पास बनेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है ना तो वो पास पास बनते हैं जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो सारे। तो ये हो गया आपके 3 प्रॉपर्टीज। इसके अलावा आप जैसे ये भी लिख सकते हैं कि ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। देन 11th क्वेश्चन है, व्हाई डू 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वही पॉइंट जो हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते थे कि 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं। देखो हम लोग पढ़े हैं कि एक ही प्रॉपर्टी है उसका, मतलब ऐसे एक डायरेक्शन से निकल के दूसरे में जा रहा है और सब जो है वो लूप्स के फॉर्म में बन रहे हैं, कंसेंट्रिक फॉर्म में। तो अगर हम लोग ऐसा देखें कि क्रॉस कर रहे हैं, 2 लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कब करती हैं, जब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो। लेकिन हम लोगों को पता है कि सब नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, तब यहाँ से निकल के जब वो यहीं जा रहा है हर बार, उस केस में हम लोग अगर उसको इंटरसेक्ट करा रहे हैं दैट मीन्स वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा होगा ना, तो ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट इट वुड मीन 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट। और किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो जा ही नहीं सकते। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। आपको इलेक्ट्रिक मोटर को इन हेडिंग्स में बताना है। पहला तो उसका डायग्राम, दूसरा वर्किंग प्रिंसिपल और तीसरा वर्किंग प्रोसेस। तो डायग्राम ये वाला आप बना लोगे आपके बुक से देख करके, यहाँ से भी बना सकते हो, बुक में है ये फिगर ए जो दिया होगा उसको बनाना है। वर्किंग प्रिंसिपल अगर देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स क्रिएटेड ऑन अ कंडक्टर बाई अ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वर्किंग प्रोसेस देखें तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, मतलब कि जब सर्किट आपका कंप्लीट होगा उस केस में करंट जो है वो फ्लो होगा, बैटरी से लेकर के निकलेगा और ब्रश क्यू पे एंटर होगा, और ब्रश क्यू से होते हुए वो कॉइल ABCD में जाएगा। तो ये मैं आपको जब एक्सप्लेन की थी पूरा लेसन, वहाँ एक्सप्लेनेशन में हम लोग बहुत अच्छे से देखे इलेक्ट्रिक मोटर को। और ABCD मतलब A से B, B से C और C से D होता हुआ वो ब्रश P से वो बाहर आता है।
अब ये जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है ए बी और सी डी में। तो उसके वजह से क्या होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से जो कॉइल है वो रोटेट होने लगता है। हाफ रोटेशन के बाद में क्या होगा कि जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और करंट का जो डायरेक्शन है कॉइल में वो सेम रहता है। तो इस के वजह से जो रोटेशन है वो आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा और इस कंटिन्यूस रोटेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कंटिन्यूसली मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डिलीवर करता रहता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से इस एक्सप्लेनेशन को देखें। अगर आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हो तो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ज़रूर देखना जहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर का एक्सप्लेनेशन पढ़ाई थी। अभी यहाँ पे अगर मैं सेम सेम टॉपिक्स को बार बार एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर को आपको सेम वैसे ही लेबल डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस पे एक्सप्लेन करना है। तो डायग्राम ये वाला आप बुक से बना लेंगे, यहाँ से भी बना सकते हो। वर्किंग प्रिंसिपल अगर देखें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसका अगर प्रोसेस देखेंगे तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ अरेंजमेंट रहता है। एक आर्मेचर कॉइल लेते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर में मतलब उसको लगाते हैं जो रोटेट होगा दोनों पोल्स के बीच में मैग्नेट के। तो जैसे ये एक मैग्नेट लिया हुआ है यहाँ पे और इस मैग्नेट के बीच में ये आर्मेचर कॉइल हम लोग रख दिए हैं और यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो सेम वैसे ही दोनों आर्म्स में अलग अलग डायरेक्शन में करंट आता है जिसकी वजह से ये रोटेट होता है और ये रोटेशन कंटिन्यूसली होता रहता है और वैसे ही करके यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। यहाँ पे भी हम लोग को ये चीज़ बस यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे आपका रोटेशन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगा, जैसे करंट एक बार ए से बी और सी से डी जा रहा है, हाफ रोटेशन के बाद में ये अपोजिट हो जाएगा। तो हाफ रोटेशन पे अगर हम लोग ये रिंग्स को चेंज करते हैं ना, स्प्लिट रिंग्स को रोटेशन पे अगर चेंज करते हैं तो डायरेक्ट करंट, नहीं करते हैं तो इनडायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये दो टाइप के करंट यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। स्लिप रिंग्स का अगर यूज़ करेंगे ना तो ऑल्टरनेटिंग करंट बनेगा। अगर रिंग यूज़ नहीं किए हैं तब उस केस में आपका उसी डायरेक्शन में जाता रहता है। तो अगर यूज़ किए तो ऑल्टरनेटिंग, नहीं किए तो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा, ये ध्यान में रखना है। देन 14 क्वेश्चन है। टू सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर केप्ट नियर ईच अदर। दो सर्कुलर कॉइल्स है, एक ए है और बी है, दोनों को एक दूसरे के पास रखे हैं। तो अगर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है कॉइल ए में तो क्या जो करंट है वो इंड्यूस करेगा कॉइल बी में, आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे जो करंट है वो इंड्यूस करेगा, यस हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि जब कॉइल ए में करंट जो फ्लो हो रहा है वो अगर उसको चेंज किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके आसपास वो भी चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से कॉइल बी जो है उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 15th क्वेश्चन है। आपको कनेक्ट करना है इंसुलेटेड कॉपर कॉइल एक गैल्वेनोमीटर से। उसके बाद में जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या था? एक डिवाइस था जो ये बताता है कि करंट है कि नहीं, डिटेक्ट करने के काम आता है करंट के प्रेजेंस को। तो इंसुलेटेड कॉपर कॉइल को आपको कनेक्ट कर देना है गैल्वेनोमीटर से। और क्या होगा जब आप एक बार मैग्नेट को उसके अंदर लेकर जाओगे, स्टेशनरी छोड़ दोगे उसी के अंदर और एक बार बाहर लेकर के आओगे कॉइल से, तो जब हम लोग अंदर लेकर जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्योंकि करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। जब आप उसके अंदर ही छोड़ दोगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा क्योंकि करंट बन ही नहीं रहा है। रीज़न आपको नहीं लिखना है, रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। और जब आप बाहर लेकर के आओगे तो फिर से डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है, राइट द रूल विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर में जो भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनते हैं उनका डायरेक्शन किस रूल से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? तो उसके लिए आपका राइट हैंड थंब रूल है जो बताता है कि अगर आपका थंब जो है राइट हैंड का वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जिसमें आपके जो करंट है उसका जो डायरेक्शन है वैसा ही, जैसे मान लो एक वायर है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपका थंब इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तब उस केस में आपके फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगे ना, आपका फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो घूमते हैं। नेक्स्ट आते हैं 17th क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्ट आयरन कोर चाहिए और एक वायर, कॉपर का वायर, उसके अराउंड हम लोग वाइंड कर देंगे। ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है और उसमें चारों तरफ हम लोग कॉपर का वायर जो है वो घुमा घुमा के लपेट देंगे और उसके बाद उसको कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। तो जब करंट फ्लो होगा ना तो जो आयरन कोर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे वर्क करेगा।
तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके इस लेसन का क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। इसके बाद चैप्टर 13 का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा बाकी सारे लेसन्स के एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स वाला प्लेलिस्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको साइंस का ब्लूप्रिंट वाला वीडियो देखना है तो वो भी आपको अभी डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।